ચેનલ ઓફ વડોદરા। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા આલોક શર્માએ આજે સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી પત્રકારોને સંબોધિત કર્યા હતા। આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને તમામ પક્ષો સજ્જ બન્યા છે, ત્યારે નેતાઓ ગુજરાતના પ્રવાસે છે, જેને લઈને આજરોજ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા આલોક શર્મા વડોદરાના મહેમાન બન્યા હતા। તેઓએ સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। આ દરમિયાન તેમની સાથે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રભારી પંકજ પટેલ, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, પાલિકાના વિરોધ પક્ષના નેતા અમીબેન રાવત, પ્રદેશ પ્રવક્તા નરેન્દ્ર રાવત, મીડિયા કોઓર્ડિનેટર હેમાંગ રાવલ સહિત કાર્યકર્તાઓ, હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા આલોક શર્માએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના કામ બોલે છે થી ડરેલી, ગભરાયેલી ભાજપ સરકારના કૌભાંડકાંડનો ખુલાસો કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મીડિયા કોઓર્ડિનેટર હેમાંગ રાવલે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના ગુજરાત નિર્માણમાં યોગદાન કામોથી રાજ્યમાં ચારે તરફથી લોકોને સ્વીકારી રહ્યા છે। કોંગ્રેસના કરેલા કાર્યો દ્વારા રાજ્ય સાચી દિશા તરફ જઈ રહ્યું છે। ભાજપ ફક્ત કોંગ્રેસને કોસવાનું કામ કરે છે। ગુજરાતના લોકો માટે શું કર્યું, યુવાનોને રોજગારી કેટલી આપી, તેનો જવાબ ભાજપ સરકાર આપે। 27 વર્ષના શાસનમાં ખાનગીકરણ, વેપારીકરણ જ કર્યું છે। તમામ સમાજ, યુવાઓ, જવાનો, જુદા જુદા સંગઠનોના 26 જેટલા આંદોલનો સરકાર સામે ચાલી રહ્યા છે। ગૃહિણીઓના ઘરના બજેટ ખોરવાઈ ગયા છે। પરિવારો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે। ગ્રામ્ય આરોગ્યલક્ષી સેવાઓમાં ડોક્ટરો મળતા નથી। યુવાઓને ફિક્સ પગારમાં આર્થિક શોષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે કોંગ્રેસના સકારાત્મક કેમ્પેન કોંગ્રેસના કામ બોલે છે થી ડરેલી, ગભરાયેલી ભાજપ દ્વારા कराता बेफाम वाणी विलासનો जवाब गुजरात ने। पर इस बार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच टूटनी ऐसा कहा जाता है, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, आज हालत ये है कि इलेक्शन में केवल और केवल पैसा बोलने लगा और आम आदमी पार्टी जिसने हजारों करोड़ का गबन दिल्ली में दारूशालाएं खोलकर किया और पंजाब सरकार का जिस तरह से पैसा बर्बाद करके वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका दिखाई देगा। लेकिन ज़मीन पर पिछले 27 वर्षों से हम विपक्ष में रहने के बावजूद यहाँ पर किसी पार्टी की, तीसरी पार्टी की, चाहे केंद्र में भी सत्ताएं बदली, उत्तर प्रदेश में बसपा भी आई, यहाँ पर किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा और भाजपा इस बार उपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी का। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल गए थे, ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हमारे ऊपर तो आरोप भी लगेंगे और भ्रष्टाचार के तो हम हटा देंगे। हम पूछना चाहते हैं, सत्येंद्र जैन 4 महीने 5 महीने से जेल में हैं, वो मंत्री पद पर कैसे बने हुए? लेकिन वो हिमाचल के प्रभारी थे और जिस दिन वो जेल गए उसी दिन भाजपा ने तय कर दिया था कि आप हिमाचल सब छोड़ो, हम गुजरात में हार रहे हैं, हमारी सत्ता को बचाओ किसी तरह से। हमारी बी टीम है, आप लोगों को छुट्टा इसीलिए छोड़ रखा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आनी हो वहाँ जाकर चुनाव लड़ो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आनी होती है वहाँ चुनाव नहीं लड़ता है केजरीवाल। फॉर्म भरेंगे उन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड न्यूज़पेपर में 3 बार देना पड़ेगा, ये बाबत क्या कहना चाहते हैं? ये तो पहले भी था। नहीं, पहले जिस हिसाब से डिक्लेरेशन जो किया जाता था वो नहीं होता था, अभी डेफिनेटली करना है कंपलसरी। पहले से था, ये केवल रिपीटिशन किया है और उसमें 3 न्यूज़पेपर्स में भी और न्यूज़पेपर का भी क्राइटेरिया है, इवन पोर्टल में भी, और 12 घंटे के अंदर अंदर वो जो एफिडेविट है वो एफिडेविट भी जो है अपलोड करना ज़रूरी है। वो सब थे पहले से, अच्छी बात है। इस तरह का कोई भी नियम कानून इलेक्शन कमीशन भविष्य में भी बनाएगा, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। हो या स्टेट लेवल हो, एक परसेप्शन बन गई और परसेप्शन बनाने में वो लोग कहीं ना कहीं मास्टर हैं। आप देखिए अन्ना हज़ारे के टाइम से किस तरह से आज वो कहाँ हैं अन्ना हज़ारे और कहाँ है लोकपाल बिल और कहाँ हैं तमाम जो वायदे किए गए थे। परसेप्शन जहाँ पर ये लोग ये बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी है, तो वोटर उधर चला जाता है। पंजाब की सिचुएशन अलग थी। पंजाब में इनके 4 सांसद 2014 में जीत कर आए थे, 36 MLA भी थे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ हमारी भी कमियां रही होंगी, संगठनात्मक कमियां भी रही होंगी, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उत्तराखंड का आपने एग्जाम्पल देखा, उसके बाद 2017 का
2014 के बाद 15 में तो इनकी फुल फ्लेज सरकार आई थी। गुजरात में कितना वोट मिला इनको? हर राज्य का अपना अलग अलग एक वोटिंग पैटर्न होता है। आज गुजरात में आम आदमी पार्टी का कहीं कुछ नहीं है। सीधी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस की है। और ये जो तमाम नौटंकियां हो रही हैं, कभी मैं कंस की औलादों को ये कर दूंगा और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, और तमाम हिंदू मुसलमान के होर्डिंग पोस्टर जो भाजपा लगाती है इनके, ये सब मिला जुला खेल है कि किस तरह से उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। लेकिन गुजरात की जनता इस बार बहुत चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी। मुझे नहीं लगता कि गुजरात की जनता इसके बहकावे में, इस महाठग के बहकावे में आएगी किसी भी रूप में। ये छोटा रिचार्ज है और इसको देखिए, उसका कारण ये है, कुछ लोग इसको एक तो इलेक्शन से, चुटनी से जोड़कर देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं, वो चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। दूसरी चीज़, हम कितनी भी कोशिश करते, इलेक्शन से पहले ये यात्रा गुजरात तक नहीं पहुंच सकती। 150 दिन की यात्रा, और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप में हम अपने इलेक्शन को तोड़ें, मरोड़ें या डिस्टर्ब करें। 3-4 कारण लिए गए उसके। एक तो ये कि पदयात्रा थी तो पद का रास्ता पूरा मिले, दूसरा सिक्योरिटी रीजंस भी थे, और तीसरा उसको समयबद्ध तरीके से पूरा भी करना था। अगर हम इसको गुजरात में लेकर भी आते तो ये चुनाव के बाद आती, तो इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा है। जिस तरह से आज समाज विखंडित हो रहा है, जिस तरह से गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है, जिस तरह से तनाव पूरी तरह से समाज में बढ़ रहा है, उस तनाव को कैसे कम किया जाए, जिस तरह से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से तमाम विसंगतियां आ रही हैं, ये यात्रा उसके लिए है। अभी जो इलेक्शन, मुझे लगता है साहेब की कोई घोषणाएं और कुछ अभी परिक्रमा बच गई होंगी। तो इलेक्शन कमीशन आजकल पूरी तरह से, जिस तरह से देखने में आ रहा है, कोई भी संवैधानिक संस्था हो वो भाजपा के इशारे पर काम करती। हिमाचल में हो सकता है बर्फबारी एक कारण रहा हो, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर महोदय का जो कल वक्तव्य था कि 40 दिन का गैप है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड में 53 दिन का गैप था, गोवा और यूपी में 63 दिन का गैप था। यहाँ तो 2 राज्यों में मात्र 40 दिन का ही गैप था। लेकिन मोदी साहब के कुछ शायद घोषणाएं और कुछ मन की बात उनकी रह गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इलेक्शन कमीशन घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में तैयार है। मेरा भी इंटरफेयर रहेगा, मेरा क्यों नहीं रहेगा? गांधी फैमिली तो बहुत बड़े सांसद हैं, वो तो उनका तो रहेगा ही, क्यों नहीं रहेगा भाई? हमारी पार्टी है, सबका इंटरफेरेंस रहेगा। हेमंत रावल का भी रहेगा, मैडम का भी रहेगा। राहुल गांधी का रोल क्या है? राहुल गांधी सांसद हैं, हमारे लीडर हैं। एक लीडर और एक सांसद का जो रोल रहता है वो रहेगा उनका। गठबंधन वाली पार्टी बनानी हो तो बने। चाहे हमें दोबारा, तिबारा, चौबारा विपक्ष में बैठना पड़े, लेकिन हम किसी भी रूप में किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन ना पहले करेंगे ना बाद में। बी टीम है वो पूरी तरह से, आज हालत ये है कि तमाम जो सी वोटर और पता नहीं कौन कौन से सर्वे आते हैं, उनमें पहले बीजेपी कहती है आम आदमी की संख्या ज़्यादा दिखाओ ताकि कांग्रेस डैमेज हो। फिर भाजपा को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाओ शहरों में हमारी वोट कट जाए, इनकी संख्या कम दिखाओ। तो वोटर सर्वे वगैरह सभी जो पैसे का खेल होता है, जिस तरह से गुमराह वोटर्स को किया जाता है, ये वही सी वोटर सर्वे था जिसने हमें 26 सीटें पिछली बार दिखाई थी, आई थी 79। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल भाजपा के इशारे पर, भाजपा के संसाधनों से, भाजपा की रणनीति के तहत यहाँ पर काम कर रही है। देखिए, जहाँ तक बात है अब शब्दों की, देश के प्रधानमंत्री बड़ा प्रधान हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी नीतियों के विरोध में हो सकते हैं। किसी की भी माताजी, किसी की भी बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी के लिए अपमान किसी भी रूप में जायज़ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए किया, किस तरह से एक सांसद, चुनी हुई सांसद को शूरपणखा पार्लियामेंट में कहा,
खूनी पंजा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या कहा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वापस उन पर जा रही हैं। लेकिन 3.5 साल पुराने, 2.5 साल पुराने वीडियोस को निकाल के और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बीजेपी कर रही है तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट जो 1% से भी कम है अभी, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि कांग्रेस को नुकसान हो। लेकिन फिर भी चाहे गोपाल इटालिया हों और चाहे मोदी जी हों, इस तरह की शब्दावली बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान आप बता ही रहे हैं और दूसरी तरफ 107 केस वाले CR पाटिल हैं। तो आप सोच सकते हैं ये लोग किस तरह से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में अक्सर ऐसा होता है कि कांग्रेस में से भाजपा में चले जाते हैं। देखिए, कौन जा रहा है, कौन खरीद रहा है, वो केवल कांग्रेस में ही नहीं है, तमाम दलों में। बीजेपी के 2 विधायक हिमाचल में कांग्रेस में भी आए हैं। लेकिन जिस तरह के से आज हालत है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये कह रहे हैं कि पेगासस लगा दिया है। CBI के डायरेक्टर तक डर के बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में है उसको परेशान करना, हैरान करना बहुत आसान होता है। फिर भी आपके सवाल में तंत्र है। मैं मानता हूँ कि इस बार ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमने भी इंटरनली ये बात शीर्ष नेतृत्व को बताई है कि जो लोग टिकाऊ हों, जिन लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना हो, उन लोगों को टिकट दिया जाए और भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये भी देखना चाहिए। गोवा हो, अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, अभी नया एग्जाम्पल महाराष्ट्र का है, उसमें तो शिवसेना के विधायक थे। तमाम जगह तमाम दलों को तोड़ने का काम भाजपा सरकार करती है और हमें तो अभी तक यही समझ आया है कि शाम दाम दंड भेद से किस तरह से सत्ता को हथियाया जाए, यही भाजपा का गुजरात मॉडल है। देखिए, भाजपा ने तो पिछली बार भी, मुझे याद है, मोटा भाई और नाना भाई दोनों की स्टेटमेंट अब की बार 150 के पार का नारा था इनका, आई 100 से कम थी। ये सब साइकोलॉजिकल गेम प्लान होता है। जब काम नहीं किया होता तभी आप दूसरे तमाम तरह के वक्तव्य और बयान देते हैं कि जनता के ऊपर किस तरह से साइकोलॉजिकल गेम प्लान किया जाए। इस बार हालात बहुत बदले हुए हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि सूरत में जो कोरोना में भट्टी जलकर पिघल गई थी मुर्दा घर की, उसके पीछे कौन था, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली। इस बार गुजरात की जनता जानना चाह रही है। कांग्रेस वाले अंदर अंदर ऐसा बोलते हैं, अंडर टेबल कुछ हुआ है, रातों रात नाम चेंज हो गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक लंबा प्रोसेस है। कमियां रह सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, प्रदेश इलेक्शन कमेटी से, स्क्रीनिंग कमेटी से, CEC से, और उसमें शीर्ष नेतृत्व बैठता है और उसके बाद नामों का चयन होकर फाइनल होता है। कहीं चूक हो सकती है, लेकिन हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन 2002 से अगर आप देखें तो हमेशा हमारी संख्या बढ़ी है। जिस तरह से गुजरात में पूरी की पूरी इलेक्शन मशीनरी, गुजरात में जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होता है, विपक्ष में रहकर गुजरात में चुनाव में ताकत झोंकना इतना आसान नहीं। आप सभी प्रबुद्ध सीनियर पत्रकार जन हैं, किस तरह से CBI, ED और तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग आज हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि जो पिछली बार बॉर्डर पर हम रुक गए थे, इस बार बॉर्डर पार हो जाएगा।